बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित में एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि एक एक नंबर में आते हैं, लेकिन वो एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और जब हम परीक्षा हाल में जाते हैं तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमसे ऐसा लगता है कि इनको हमने पहली बार देखा है। लेकिन पहली बार भी अगर कोई प्रश्न आया है तो आप इन प्रश्नों को अगर देख लेंगे तो इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न अगर कोई सा आएगा तो भी आपसे बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। तो बिना देर करते हम एकदम चालू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू पर आधारित पाठ एक के आज प्रश्न में लेकर आपके लिए आया हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने का प्रयास करें, जिससे क्या होगा, आप लोगों के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। हम देखेंगे पाठ एक। पाठ एक जो हमारी वास्तविक संख्याओं पर आधारित है, इसमें हम देखेंगे पहला प्रश्न। प्रश्न सारे लिख के रखे हैं मैंने कि आपका बिल्कुल समय खराब नहीं हो, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुंच सके। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला है पूर्णांक संख्याओं 72 एवं 120 का म स मतलब HCF महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये पहला आया है। विकल्प में हम देखेंगे कि पहला विकल्प दिया है 360, दूसरा दिया है 72, तीसरा दिया है 24 और चौथा दिया है 12। तो हम भगवान का नाम लेकर चारों में से कोई एक लगाने की बजाय पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर नहीं आएगा तो फिर तो लगाते ही हम, लेकिन हम अगर समझ जाएं कि कौन सा प्रश्न प्रश्न का उत्तर होगा तो हम इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। 72 में हम देखेंगे इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो देखिए, इसका सबसे आसान तरीका है कि 72 को अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो 36 आता है। फिर 36 को 2 से करते हैं 18 आता है। फिर 18 को 2 से करते हैं तो 9 आता है। और 9 को हम लिखते हैं 3 गुना 3। इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रश्न को अगर आप लिख कर हल करेंगे तो समय बर्बाद होता है। तो 72 में 2 से डिवाइड करा, 2 लिखा है मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करा तो 2 से 36 बार में 72। फिर 36 को 18 बार में 36। फिर 18 9 बार में 2 के पहाड़े से। और 9 3 बार में 3 से। और 3 के पहाड़े में 3 एकम 3। इस प्रकार 72 के गुणनखंड है वो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। 120 में आखिरी में 0 है, 2 का भाग इसमें भी जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 120 का आधा हो जाएगा वो 60। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 30 बचेगा। फिर 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 बचेगा। 15 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, 3 पंजे 15। और फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। 2 से 120 को आधा हो जाएगा 60। फिर 60 को आधा कर देंगे 2 से 30। फिर आधा कर देंगे 15। फिर 15 को 3 भाग बांटेंगे 3 से तो 5 बचेगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। ऐसा नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं निकालकर। गुणनखंड निकालने वाले जो वीडियो है वो पहले से मैंने डाल रखे हैं, आप उन वीडियो को देखें तो क्या होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे 72, 2 का भाग दिया 36 आया। 2 का भाग दिया 18 आया। 2 का भाग दिया 9 आया। 3 का भाग दिया 3 आया। और 3 का भाग दिया तो 1 आ गया। गुणनखंड हो गए 2 2 2 3 3। ये हो गए। इसी प्रकार 120 के निकलेंगे। अब देखेंगे हम HCF किस प्रकार निकालेंगे। तो हम जोड़े बनाएंगे, जिनका जिनका जोड़ा बनेगा वो ही बाहर आएगा, बाकी बाहर नहीं आएंगे। इसका जोड़ा बना, 2 बाहर। इसका जोड़ा बना, 2 बाहर। इसका जोड़ा बना, 2 बाहर। इसका जोड़ा बना, 3 बाहर। इस प्रकार से हम लिख देंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। एक और तरीका है, अगर हमको जोड़ा बनाने में दिक्कत हो हम ऐसा भी कर सकते हैं। 2 कम बार किसमें है, तो दोनों में बराबर बार है तो एक बार लिखा जाएगा पूरा। मतलब अगर यहाँ 3 बार है और यहाँ भी 3 बार है तो एक ही बार लिखेंगे हम। और 3 कम बार किसमें है, इसमें है तो इसको लिख देंगे। बाकी ये 3 इसमें अब बचा नहीं है, 5 इसमें बचा नहीं है, कॉमन अब कोई नहीं है, तो यही हमारा उत्तर है। 3 दोनों 6, 6 दोनों 12, 12 दोनों 24। तो हमारा स वाला जो है वो उसका उत्तर हो जाएगा। फिर देखेंगे पूर्णांक 12 एवं 18 का एलसीएम क्या होगा। यहाँ हमने एचसीएफ निकाला, यहाँ हम बात करेंगे एलसीएम की। 4 ऑप्शन दिए हैं, 36, 60, 120 और 18। इसके लिए आपको मिल सकते हैं पूरा पूरा 1 नंबर। तो हम देखेंगे एक एक नंबर ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। 12 के टुकड़े करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 12, 2 का भाग दिया, आखिरी में 2 है इसलिए 2 का भाग चला जाएगा। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे, आधा हो जाएगा 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा हमारा 3। और 3 एकम 3। ऐसा देखेंगे। 12, 2 से डिवाइड करा 6, 2 से डिवाइड करा 3। और 3 को 3 से डिवाइड करा तो 1। ये आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, समय आपका बचेगा लिखने में। और अगर आपको ये बहुत डिटेल में सीखना है तो गुणनखंड और HCF LCM के वीडियो डले हुए हैं, आप उनको जाकर जरूर देखें चैनल पर। इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 18 को लिखेंगे, 2 से डिवाइड करा 9 आएगा। 9 को 3 गुना 3 लिख देंगे, तो इस प्रकार 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए जैसे हमने यहाँ देखा, जोड़े बनाए कॉमन थे उनको लिया। इसमें क्या है, जो बड़ी बड़ी घातें होती, बड़ी घात का मतलब होता है 2 जिसमें ज्यादा बार है उसको लिख लेंगे। इसके पास 2 बार है, इसके पास एक ही बार है,
तो जिसके पास ज्यादा बार है उसको लिखेंगे। 3 जिसके पास ज्यादा बार है उसको लिख लेंगे। मतलब इसमें जो ज्यादा बार जिसकी आवृत्ति होती है उसको लिखते हैं, और HCF में जिसकी कम आवृत्ति होती है उसको लिखते हैं। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। तो 2 2 बार आ गया और 3 भी 2 बार आ गया। मतलब सभी संख्याओं को लिखना है, लेकिन सभी अंकों को एक एक बार लिखना है। जैसे यहाँ से 2 एक बार लिखाएगा, ये 2 भी आएगा, भली जोड़ा नहीं बना लेकिन लिखना है। ये 3 जोड़ा बन गया, एक बार आ गया, और ये 3 बचा है, इसको भी लिखना है। मतलब लिखना सबको है लेकिन लिखेंगे एक एक बार। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया हो जाएगा 36। ये हो गया हमारा 36 पहला गुणनखंड। LCM निकालने के लिए हमको एक बात विशेष ध्यान रखना है, जोड़ा बना उसमें से 2 बाहर। उसके बाद किसी के पास 2 है क्या, तो है, उसको भी लिखना पड़ेगा। फिर जोड़ा बना, एक बार लिखेंगे। फिर 3 किसी के पास बचा है क्या, तो बचा है, उसको भी लिखेंगे। छोड़ेंगे किसी को नहीं, लेकिन जोड़े में से लिखेंगे एक बार, और उनका आपस में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 36। वाला जो है हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार से हम आसानी से हल करेंगे HCF और LCM के सवालों को। फिर हम देखेंगे निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, ये नहीं पर आप फोकस करें। अपरिमेय नहीं है। यहाँ लिखा है करनी के अंदर 7 पाई बटे पाई। हम देखेंगे इसको क्या हो जाएगा, 7, ये पाई से पाई कट जाएगा, करनी के अंदर 7 बचेगा। 7 का जोड़ा नहीं है, 7 का जोड़ा नहीं है तो ये करनी से बाहर नहीं आ सकता। जब ये करनी से बाहर नहीं आएगा तो ये परिमेय नहीं है, फिर ये अपरिमेय हो गया। हमको ढूंढना है अपरिमेय नहीं है, तो ये तो है। जैसे करनी 7 है, उसी का भाई करनी 3 है, और उसी का काका करनी 2 है। इसलिए ये 2, 3 और 7 इनके जोड़े नहीं है, इसलिए जोड़े से बाहर नहीं आएंगे। बचा हुआ हमारा 16 है। 16 को हम लिखेंगे 4 गुना 4, 4 गुना 4, 4 का जोड़ा बन गया। जोड़ा बन गया तो ये करनी से बाहर आ जाएंगे। जो करनी से बाहर आ गया वो परिमेय नहीं बचा, वो अपरिमेय नहीं बचा, वो तो हो गया परिमेय। तो हमारा उत्तर हो गया तो हम लिख देंगे करनी 16 हमारा उत्तर है। इस प्रकार बहुत ही आसानी से, और आसान आसान प्रश्न आते हैं, लेकिन क्या है हम उनको सोच नहीं पाते, उस लेवल में जाकर तो गलत करके आ जाते हैं। फिर हम देखेंगे चौथा प्रश्न, 2 पूर्णांक सह अभाज्य हो तो। सह अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो अपने स्वयं के पहाड़े में आती है या फिर एक के पहाड़े में आती है, उसके अलावा वो किसी के पहाड़े में नहीं आती, उनको सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो हम देखेंगे दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। मतलब या तो दोनों एक के पहाड़े में आएगी और स्वयं अपने पहाड़े में आएगी, बाकी किसी पहाड़े में नहीं आती, तो दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है तो नहीं होता, ये तो गलत बात है। अ और ब दोनों, तो ये ब वाला तो है ही नहीं, तो ये वाला उत्तर ऐसे ही क्रॉस हो जाएगा। फिर ब दोनों नहीं है तो ये भी क्रॉस हो गया, क्योंकि ब क्रॉस हुआ है, थोड़ी हुआ है। एक बहुत अच्छे किसी ने कहा है कि अगर हम प्रश्नों के उत्तर ढूंढें विकल्प में तो हमको सही नहीं ढूंढना चाहिए, हमको गलत ढूंढना चाहिए। जब हम गलतों को काटते जाएंगे तो सही अपने आप सामने आ जाएगा। तो जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि जैसे इसमें हमने देखा कि करनी के अंदर जो संख्याएं होती है वो जिनका जोड़ा नहीं बनेगा बाहर नहीं आती, 2 उत्तर हमारे पहले ही कट गए। उसके बाद यहाँ भी ये कट गया, तो करनी 7 बाहर निकलेगा नहीं, तो बचा कौन फिर यही बचा है। और अगर हम सही उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो गलत हमारे सामने आकर डांस करने लगता है कि मैं ही सही हूँ, और फिर वो हम उसको लगा के आते हैं, घर आके मिलाते हैं, देखते हैं, लगता है अरे कहाँ गलत करके आ गए हमने तो सही उत्तर को ढूंढने की बजाय गलत को काटते जाओ तो सही अपने आप सामने निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, होता ही नहीं है। वो स्वयं के पहाड़े में आते हैं, एक के पहाड़े में आते हैं, तो ये तो कट गया। जब ये कट गया इसका मतलब अ और ब दोनों तो हो ही नहीं सकते, फिर तो 2 उत्तर हमारे कट गए। अब हमारे पास या तो पहला है या फिर आखिरी है। तो अ ब दोनों नहीं है तो केवल ब नहीं है। में तो लिखा हुआ है दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं आएगी, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं आएगा जो जिसके पहाड़े में ये दोनों आते हो। तो फिर हमारा उत्तर हो जाएगा तो हम यहाँ लिख देंगे हमारा उत्तर है। संख्या 140 को गुणनखंड गुणनखंड ढूंढना है, इसके कौन से होंगे, तो 140 आखिरी में 0 है, 2 का भाग जाएगा। तो हम देखेंगे 2 कहाँ कहाँ शुरू में लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं है, तो ये तो हमारा उत्तर पहले ही कट गया, ये तो होना ही नहीं है। फिर यहाँ पर भी 2 है, मतलब इन तीनों में से कोई होगा। फिर हम देखेंगे कि 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 70 आएगा। 70 के बाद फिर 2 से अगर हम करते हैं तो फिर हमारा हो जाएगा 35। तो 2 बार 2 तो आ रहा है, तो 2 बार 2 इसके पास भी है, 2 बार 2 इसके पास भी है, लेकिन इसके पास यहाँ 3 आ गया, मतलब ये भी हमारा उत्तर नहीं है। 2 उत्तर हमारे कट गए। अब हमारे पास 50-50 चांस है सही होने के। 2 बार में हम 2 से विभाजित करा इसको 140 को तो 70 आया, फिर 2 से 70 को करा तो 35 आया। अब 35 2 से नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी में 5 आ गया, मतलब अब हमको 2 के अलावा किसी और संख्या से भाग देना है, लेकिन यहाँ तो एक बार 2 और दिया हुआ है, मतलब ये महाशय भी उत्तर नहीं है। तो फिर हमारा उत्तर कौन बचा, हमारा उत्तर बचा 2 2 5 7। हम देख सकते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं।
तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 70। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आधा 35। फिर 5 से करेंगे, 5 सती 35 और 7 एकम 7। तो बहुत ही आसान तरीका है इनको ढूंढने का। 140 2 के पहाड़े में आएगा, 3 से शुरू हुआ, पहले ही काट दिए। 2 इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। 70 को फिर डिवाइड करा, 35 आ गया, तो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास नहीं है अब, तो ये कट गया। अब हमने 35 को काटा तो 2 से नहीं कटेगा अब, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब हमारा उत्तर यही है। फिर आगे करके देखने की आवश्यकता ही नहीं, जब 3 नहीं है तो फिर जो है वही है। भाई 4 लोग रेस में भाग रहे हैं, 3 दिख ही नहीं रहे, तो जो आया वही है हमारा फिर विजेता। आगे देखेंगे हम प्रश्न नंबर 6। किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। उत्तर लिखा है 2n, लेकिन क्यों लिखा है हम उसको देखेंगे। मतलब n के प्रत्येक मान के लिए सम पूर्णांक का रूप होना चाहिए। मतलब n के लिए हम कोई भी संख्या रखें, प्रत्येक बार हमको सम संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो जैसे पहले वाले को देखते हैं हम गलत कुछ हटेंगे। पहले वाले को देखते हैं हम कि n लिखा हुआ है, n का मान हम लिखेंगे 1, तो ये तो विषम संख्या हो गई, मतलब ये तो पहली बार में इसका फाल्ट उड़ गया। इसको देखेंगे, n का मान रखा हमने 1, तो 1 और 1 हो जाएगा 2। चलो यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर हमने n का मान 2 रखा, तो 2 धन 1 हो जाएगा 3, और 3 सम संख्या थोड़ी नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा उत्तर नहीं है। इसको देखते हैं, n का मान रखा हमने 1, तो 2 एकम होगा 2, 2 और 1 हो जाएगा 3, इसका भी फाल्ट उड़ गया, इसका मतलब ये भी समपूर्णांक नहीं है। फिर बचा कौन, 2n। तो इसको भी चेक करते हैं कि क्या हमारा उत्तर सही आ रहा है। n का मान रखेंगे 1, तो 2 एकम होगा 2, 2 रखेंगे 2 दूनो आएगा 4, 3 रखेंगे 3 दूनो होगा 6, 4 रखेंगे 4 दूनो होगा 8, 5 रखेंगे 5 दूनो होगा 10। हर बार हमको सम संख्या प्राप्त हो रही, तो वो यही तो चाह रहा था। बताओ हमको सम पूर्णांक चाहिए, तो क्या कौन सा वाला इसमें सही होगा, तो हम बोलेंगे कि इसका सी वाला सही है। 7वां देखेंगे, किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए, सम पूर्णांक के लिए अब 2n याद रखो, और विषम पूर्णांक के लिए 2n धन 1 याद रखो। क्यों? क्योंकि यहाँ हम 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, विषम थोड़ी नहीं आएगा, 2 तो सम होता है, तो ये गया। अब उसके बाद यहाँ देखेंगे, n का मान 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ये भी सम हो गया। मतलब ये भी हमारा उत्तर नहीं है, ये भी हमारा उत्तर नहीं है। इसको तो हमने देख लिया कि ये सम के लिए आ रहा है, तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता। फिर हमारा बचा कौन, यही बचा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2n धन 1। अब हम देखेंगे, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p तथा q इस प्रकार लिखे हो कि p बराबर a b की घात 2 हो, तथा q बराबर a की घात 3 और b हो, और a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तब आपको LCM बताना है। तो LCM बताने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी बड़ी घातें होती है, जो ज्यादा बार रहेगा उसी को हमको लिखना है। तो देखिए, a यहाँ 1 बार है, और यहाँ a 3 बार है, तो 3 बार लिख देंगे। उसके बाद b यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है, तो जो 2 बार है उसको लिख देंगे, ये हमारा उत्तर हो गया। तो ज्यादा माथापच्ची करने वाला काम है ही नहीं। अगर इसमें एलसीएम हमसे पूछा है, एलसीएम अगर हमसे पूछा है, तो एलसीएम के लिए हम देखेंगे कि ए और बी की बड़ी बड़ी जो घातें हैं उनको साथ में लिख दो, वही हमारा उत्तर है। इसी प्रश्न के लिए प्रश्न 9 लिखा है कि प्रश्न 8 में अगर एचसीएफ ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमको इनकी छोटी छोटी घातों को लिखना पड़ेगा। ए 1 बार यहाँ है और 3 बार यहाँ है, तो 1 बार कम होता है, तो 1 बार लिख देंगे। और बी 2 बार यहाँ है और बी 1 बार यहाँ है, तो 1 बार बी को लिख देंगे। छोटी छोटी घातें वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अभी हमारा उत्तर होगा ए बी। एचसीएफ ज्ञात करने में छोटे छोटे मान ढूंढना है, एलसीएम ज्ञात करने में बड़े बड़े मान ढूंढना है, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। एम वर्ग ऋण 1 8 से विभाज्य होगा यदि एम होगा। तो हम देखेंगे कि एम का वर्ग ऋण 1 8 से विभाजित कब होगा। हम देखेंगे एक पूर्णांक होगा, तो पूर्णांक में हम लिख देंगे, ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है, धनात्मक पूर्णांक भी होता है। यहाँ कुछ भी हम संख्या अगर लिखेंगे तो वो एक हो सकता है, एक में से घटे आए तो वो 0 हो जाए, प्राकृत संख्या भी नहीं। एक विषम संख्या जब जब हम यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। देखते हैं करके। अगर विषम पूर्णांक में हमने 1 लिखा, तो 1 में 1 का वर्ग करेंगे तो आएगा 1, और 1 में से 1 जाएगी तो 0 बच जाएगा, 0/8 लिखेंगे 0 आ जाएगा। उसके बाद हम 2 लिखेंगे यहाँ, तो 2 दूनी हो जाएगा 4। 2 हम लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमको तो विषम संख्या लिखना है, गच्चा नहीं खाना बच्चा। तो यहाँ हम अगली विषम संख्या लिखेंगे 3, 3 का वर्ग होगा 9, 9 में से 1 घटेगा तो 8 बचेगा, और 8 के पहाड़े से 8 विभाजित हो जाएगा एक बार। फिर विषम संख्या अगली हमारी होगी 5, तो 5 का 5 में गुना करेंगे हो जाएगा 25, 25 में से 1 घटेगा बचेगा 24, 24 8 के पहाड़े में आता है। अगली जो संख्या हो जाएगी हमारी 7, 7 का होगा 49, 49 में से 1 कम करेंगे 48, और 48 होता है। तो फिर एक विषम पूर्णांक जो भी होगा वो एम वर्ग ऋण 1 8 से विभाजित होगा। तो एक विषम पूर्णांक हमको लगाना है उत्तर
आगे बढ़ेंगे। पाई महारानी जो है वो क्या है? पाई एक संख्या है। किस प्रकार की संख्या है? इसको रट्टा मार देना, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये 11 आपके लिए एमसीक्यू में वैकल्पिक प्रश्न निकाले थे। उसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण रिक्त स्थान। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मोटिवेशन मिले और ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया जाए। और कमेंट में अगर लिखें आपको और कुछ प्रश्नों की आवश्यकता है तो आप और बताएं कमेंट में क्या कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि करणी n जहां n एक अभाज्य संख्या हो तो n एक खालिस्तान संख्या होती है। तो मैंने बताया आपको पहले विकल्प में भी कि n की जगह अगर हम ऐसे संख्या को लिखें जो अभाज्य हो, अभाज्य का मतलब जैसे 3, 7, 5, 11, 13, जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? उन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो करने से बाहर आ नहीं पाएगी, उनका जोड़ा बनेगा नहीं। दूसरा, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल, अभी मैंने बताया था छोटी छोटी घातें अगर है तो उसको एचसीएफ बोलेंगे, तथा बड़ी घातों का गुणनफल, बड़ी बड़ी घातें अगर है तो उसको एलसीएम बोलेंगे। याद रखेंगे, बड़ी बड़ी घातें जो होती है एलसीएम, लार्ज से याद रख सकते हो आप, लार्ज बड़ी बड़ी घातें, और एचसीएफ आपको छोटी छोटी घातें घातों के लिए लिखना है। इस प्रकार आपका एक विकल्प, दो विकल्प, इसमें दो खाली स्थान है, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया कि आपको याद रखने में दिक्कत ना हो। कोई संख्या p बटे q के रूप में है जहां p व q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। ऐसी स्थिति हम छठी सातवीं से पढ़ते आ रहे हैं कि p बटे q कोई संख्या लिखी हुई है और q 0 नहीं होना चाहिए, तो इस संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। हो सकता है कभी परीक्षा में पूछ ले, इसलिए मैंने इसको डाल दिया इस प्रश्न को यहाँ पर। हो भी सकता आ भी जाए, तो आपको p बटे q के रूप में कोई भी संख्या दी हो लेकिन नीचे वाली संख्या जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे परिमेय संख्याएं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर, जैसे 2 धन करणी 2 या 2 ऋण करणी 2, ऐसी संख्याएं जहां पर भी लिखी है इनको पूरे कॉम्बिनेशन को हम अपरिमेय संख्या ही कहते हैं, क्योंकि ये करणी से बाहर आना नहीं है। इनके साथ आप खुद भी जोड़ दो, ये इनको इनके साथ में मिला लेगी, तो इनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जोड़ो या फिर घटाओ। उसके बाद एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक खालिस्तान होता है। शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर सभी संख्याएं जो परिमेय संख्या के साथ गुणा या भाग हो रहा है, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। अब उसके बाद में जो पाई का इसका करणी का सिंबल बना होता है, करणी का सिंबल बना होता है, वो एक अपरिमेय संख्या होती है। हमेशा याद रखना, अपरिमेय संख्या होती है। इसके अंदर कोई संख्या अगर लिख दे और उसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो वो भी अपरिमेय संख्याओं गिनती में आएगी। फिर एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b, कुछ भी संख्या हो सकती है, ये p q लिख दे, x y लिख दे, कुछ भी हो सकता है, एबीसीडी के अक्षर है, स्वतंत्र है वो लिखने के लिए। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए HCF AB का HCF और इसका गुणा करें LCM AB का LCM और AB का HCF, तो ये बराबर क्या होता है? तो जो संख्याएं दी हुई है उनके गुणनफल के बराबर होता है। कभी कभी ऐसा लिख दिया जाता है कि 2 और 3 का HCF 1 है और 2 और 3 का LCM 2 3 6 है, तो पूछा जाता है कि इनका गुणनफल कितना होगा? तो हमको कुछ नहीं करना है, संख्याओं का गुणा करना है, 2 3 6 होगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि HCF और LCM का अगर गुणा हो रहा है तो वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्याओं का गुणा आएगा, यहाँ पर a भी दिया है तो a गुणा भी आ जाएगा, x y दिया है तो x गुणा y आ जाएगा। इस प्रकार हमको हल करना है। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपके लिए 5 मैंने निकाले हैं, जो कि पाठ को लगभग पूरा कवर कर दिया गया है। इसमें खालिस्तान, विकल्प, सारी चीजें आ गई है और एक वाक्य वाले उत्तर लिखे हैं। ये प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा गया, लेकिन अगर कठिन प्रश्न पेपर आता है तो फिर क्या होता है कि ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। एक एग्जाम मैंने दी थी, उसमें ऐसा प्रश्न आ गया था कि लॉग टेबल के सारे कॉलेज तक के क्वेश्चन मेरे को बनते थे, लेकिन उसमें पूछ लिया कि लॉग टेबल का आविष्कार किसने किया, वो क्वेश्चन छूट गया था मेरे से। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया है कि इसको भी आप ध्यान रखें कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहते हैं। गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहते हैं, ये बुक में दिया हुआ है, हम इसको डिटेल में पढ़ते नहीं है। तो गणितज्ञों का राजकुमार कहते हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस को, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। इसको आपको नाम याद रखना है।
अगला है 3 तथा 5 का महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा। तो ऐसी संख्याएं जो अपने स्वयं के पहाड़े में आती हो और किसी और के पहाड़े में नहीं आती हो, तो उनका HCF हमेशा से 1 होता है। उनका HCF हमेशा 1 होगा। करनी 3 किस प्रकार की संख्या है, करनी से बाहर नहीं आ पाएगी, जो कि इसका अंदर कोई जोड़ीदार है नहीं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। संख्या 120 के गुणनखंड लिखिए। 120 2 से डिवाइड करेंगे 60 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 से डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा। अगर आपको और देखना है तो देख सकते हैं यहाँ 120, 2 से आधा हो गया 60, 2 से आधा हो गया 30, 2 से आधा हो गया 15, और 3 से 3 भाग कर दिए 5 5 के, और 5 एकम हो गया 5। ये लिख दिया 2 2 2 3 5। ये बहुत ही आसानी से लिख दिया हमने, और आप भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सीखना है तो पीछे वीडियो डले हुए हैं, चैनल पर जाकर आप देखें, आपको सारे गुणनखंड कैसे निकाल समझ में आ जाएगा। 3 धन 2 करनी का 2 करनी 5 किस प्रकार की संख्या है। तो जो भी करनी वाली संख्या बाहर नहीं आ सकती, उसके साथ जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, सारी संख्याएं मिलकर अपरिमेय संख्या ही कहलाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अगला वीडियो आपको और मिलेगा पार्ट 2 के लिए, जो कल ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा पार्ट 2 का। आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसको ऑल पर सेट करें। आपको सारे वीडियो मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।